आजकल सोशल मीडिया पे एक एक तरह के मीम्स आ रहे हैं। तो आपको इसके पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें, एक इंटरेस्टिंग मैं आपको सुनाता हूं। आज पता चला प्रभु श्री राम 12 वर्ष चित्रकूट मध्य प्रदेश में क्यों रुके थे। अब चित्रकूट तो आ, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो इनका कहना है कि ये मध्य प्रदेश में क्यों रुके थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और कल से ही ये कहा जाने लगा है कि अयोध्या में क्यों राम जी को वनवास जाना पड़े था, और क्योंकि अगर फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो इस तरह के जो मजाक बनाए जा रहे हैं वो शायद नहीं बनता। लेकिन अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उस पे हम लोग बातचीत आज शुरू करने वाले हैं। आपको कुछ जो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो जो बतला रहे हैं कि क्या क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी के हार के, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन अलग अलग जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसमें अभी एक बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार हैं, उनका मैं एनालिसिस सुन रहा था और वो सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी पे फोड़ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी का ये चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं था। नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी का परसोना, नरेंद्र मोदी का अवतारी पुरुष होना, ये सब मिल करके सिर्फ और सिर्फ ये पूरा चुनाव केंद्रित था नरेंद्र मोदी पे। और हैरानी की बात है कि इस देश में दोनों धाराएं चलती हैं। हीरो वर्शिप की भी एक परंपरा रही है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट हीरो वर्शिप की कोई परंपरा नहीं रही है। या इस देश ने हमेशा फकीरों को चुना है। अगर नरेंद्र मोदी फकीरी के टाइप से अपने आप को पेश करते तो शायद जनता का उनको समर्थन मिलता। लेकिन वो पत्रकार महोदय एनालिसिस में कर रहे थे कि 80 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और 80 के 80 इंटरव्यूज ऐसे थे जिसमें सवाल भी वही था जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे। अच्छा ये होता कि सवाल पत्रकारों के होते और सवाल देश के होते, सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, सवाल विपरीत धाराओं के होते, और जब विपरीत सवाल उनसे पूछे जाते और तब अगर नरेंद्र मोदी खुल करके अपनी बात रखते तो शायद नरेंद्र मोदी का एक दूसरा व्यक्तित्व जनता के बीच जाता। और जो एक्सेसिव एक्सपोजर नरेंद्र मोदी के लिए एक हार का वन ऑफ द रीजन बताया जा रहा है, वो एक्सेसिव एक्सपोजर को शायद थोड़ा सा मेल्ट डाउन करता और उसका टोन डाउन भी होता और शायद वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिखते, पारदर्शी दिखते। और आपको मालूम है कि अगर आप अधिक पारदर्शी होते हैं तो जो समाज आज ये कह रहा है कि जातीय गोलबंदी हुई, वही जातीय गोलबंदी कभी आपके भी पक्ष में हुआ था और आपको भी वोट मिला था। तो ये सिर्फ ये कह देना कि जातीय गोलबंदी हुई, जातीय गोलबंदी के कारण क्या थे, क्यों जातीय गोलबंदी हुई, किस आधार पर हुआ, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि जातीय गोलबंदी करने के लिए जो लोग जातीय गोलबंदी करना चाहते थे उन्होंने कोई फॉल्स नैरेटिव समाज के बीच में रखा और गुमराह किया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गुमराह किया, अगर हम इसको सत्य मान भी लें कि हाँ गुमराह किया, ऐसी परिस्थिति में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप विपक्ष के जाल में फंस गए। विपक्ष ने आपको अपने विकेट पे लाके खड़ा कर दिया। आप उनके गुमराह करने वाले एक एक प्लानिंग को काउंटर नहीं कर सके, और जब आपने काउंटर करने का सोचा या मन बनाया तब तक आप बहुत पीछे हो गए थे। और इसमें बहुत सारे कारण बने, जैसे अगर एक एग्जांपल हम आपको दें कि राम मंदिर के निर्माण के बाद या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर नीतीश कुमार आपके खेमे में आए तो वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मीडिया हाइप था या जो पूरे देश का माहौल दिख रहा था उससे नीतीश कुमार डर गए और नीतीश कुमार को लगने लगा कि अगर मैं अब इस इंडिया ब्लॉक में रहूंगा, जिसका कि कोई भविष्य उस वक्त नहीं दिख रहा था, कोई फॉर्मुलेशन नहीं हो रहा था, उसके लिए कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के बाद जो है कांग्रेस पार्टी खुद को एक बड़ा
बड़े पार्टी के रूप में पेश करने वाली थी, रिजल्ट उनके खिलाफ आ गया और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने विलंब किया और इंडिया अलायंस उस तरह से कुछ शेप अप नहीं हो पाया। तो एक तरफ तो वो जो क्रॉस रोड पर इंडिया ब्लॉक थी उसको देखने के बाद नीतीश कुमार को लगा कि शायद मेरा भविष्य यहां पर नहीं है और वो हवा को भांपते हुए उन्होंने पाला बदल लिया। अब जब ये पाला बदल के आ गए हैं तो वो, और उस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी फरवरी में नोटिफिकेशन करा लेती और मार्च आखिर तक चुनाव हो गया होता, महज 2 महीने पूर्व तक अगर ये चुनाव हो गया होता, तो क्या उत्तर प्रदेश में पीडीए काम करता? क्या पश्चिम बंगाल में यही स्थिति होती? या पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि कमोबेश यही स्थिति रहती। उड़ीसा में अपेक्षित सफलता मिली है, तमिलनाडु में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र में जो उस वक्त जो उफान था वो उफान अगले 1-2 महीने में डाई डाउन हो गया। महाराष्ट्र में उनको सफलता मिल सकती थी, हरियाणा में मिल सकती थी, वहां नहीं मिला। दिल्ली में तो उनको अपेक्षित सफलता मिली है, पंजाब में कांग्रेस को सफलता मिल गई है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल था, क्या उस वक्त 22 जनवरी के ज्यादा नजदीक वाले महीने में अगर चुनाव हो जाता, मैक्स टू मैक्स मार्च एंड तक अगर चुनाव संपन्न हो जाते, तो क्या स्थिति बदल सकती थी? या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक अगर मामला खत्म हो जाता, या 1 जून तक का चुनाव का वक्त अगर नहीं रहता, तो शायद ये स्थिति बदल सकती थी। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल विजयनाथ जी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका। और एक और मेहमान जुड़ने वाले हैं, ध्रुव अग्रवाल साहब, वो जल्दी जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं ध्रुव अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव अग्रवाल जी आपका। आप मालूम है कर्नल साहब भारतीय जनता पार्टी का बड़ी मजबूती से पक्ष रखते हैं और इनको कोई उसमें कोई लाग लपेट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ ध्रुव अग्रवाल साहब एक न्यूट्रल पक्ष रखते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो गलत होता है उसको गलत कहते हैं। और कर्नल साहब भी गलत को गलत कहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सारी गलती उनको विपक्ष में नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आती है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कर्नल साहब से कि अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबर आ रही है अंदरूनी, कि उद्धव ठाकरे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में स्वयं नहीं आए। ये एक मेजर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो मैं अभी शेयर करना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे इंडिया ब्लॉक की जो कल बैठक हुई है उसमें क्यों नहीं आए? संजय राउत को उन्होंने भेज दिया। क्या उद्धव ठाकरे दूरी बना रहे हैं, मौन साधे हुए हैं? क्या उद्धव ठाकरे के ऊपर अभी तलवार लटकी हुई है? जैसा मैंने आपको कहा था कि चुनाव के बाद जो 2-3 ऑपरेशन होंगे उसमें बिहार सबसे पहले इस पे होगा, और जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने अपने कैंपेन में बिहार में कहा भी था कि जिन लोगों ने जमीन के बदले नौकरियां दी हैं उनका हिसाब होगा, तो उन्होंने कैंपेन में कहा था। तो अब तेजस्वी उस तरह से अपेक्षित रिजल्ट नहीं ला पाए हैं, तो उनके ऊपर क्या गाज गिरनी है? लालू परिवार के ऊपर कुछ संकट के बादल गहरा रहे हैं और उद्धव ठाकरे के ऊपर भी गहरा रहे हैं। केजरीवाल तो ऑलरेडी जेल में है, इस पर भी बात करेंगे, बहुत लंबी आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपडेट से। ये मुझे लगता है, बाकी तो अभी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार की ये मांग है, चंद्रबाबू नायडू की ये मांग है, और एलजेपीआर चिराग पासवान भी मांग रहे हैं, शिवसेना शिंदे भी मांग रहे हैं। उस मांग पर अभी हम बाद में आएंगे। उद्धव ठाकरे मीटिंग में क्यों नहीं आए कर्नल साहब? ये बात सही है, उद्धव साहब मीटिंग में नहीं गए हैं। उसका मुख्य तौर से ये कारण लगता है कि जो महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है, सबसे ज्यादा सफलता मिली है। आप देखेंगे कि शिवसेना ने 23 सीटें लड़ी थी और उसमें से उसे 10 सीट की ही फायदा हुआ था, मतलब 50% के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहा, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटें शिवसेना 9 सीट पे, हाँ 9 सीट पे, तो उससे भी कम हुआ, कम हो गया होगा। तो 9 सीट पर शिवसेना को मिली थी, मतलब 50% से भी कम स्ट्राइक रेट रहा।
और जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 17 सीट पर लड़ी थी, उन्हें 13 सीट, मतलब 70-75% के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है। तो कांग्रेस पार्टी इससे अपना रिसर्जेंस देख रही है महाराष्ट्र में, और आगे आने वाले जो चुनाव है नवंबर में स्टेट असेंबली में, वो अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है और इससे थोड़ा दूरी बनाना चाहती है। केंद्र में तो विपक्ष का तो सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं है अगले 5 साल, लेकिन अगले 5 साल में कांग्रेस चाहेगी कि जो अपना रिसर्जेंस, जो उनके देशवासियों ने उन्हें एक मौका दिया रिसर्जेंस का, तो वो कोशिश करेंगे अपने बल पर अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, और इससे उन्हें अपने आइडियोलॉजी के अनुसार जो उनके प्रतिद्वंदी हमेशा इतिहास में रहे हैं, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के या उद्धव ठाकरे के, तो उससे उन्हें दूरी बनानी पड़ेगी। आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जो खबर मिली है, जो 2 शिवसेना के गुट में हुए हैं, तो दोनों में 7 सीटों की लड़ाई हुई थी। 7 में से 6 शिवसेना जो सीटें थी वो उद्धव साहब ठाकरे हार गए। मतलब शिंदे का शिवसेना असली शिवसेना साबित हो रही है। बाकी जो ये शिवसेना जीती है, उन्हें कभी मुस्लिम वोट मिलता नहीं था, लेकिन अब प्रतीत हुआ है कि मुस्लिम वोट इन ब्लॉक शिफ्ट हुई है उद्धव ठाकरे के शिवसेना, और इसीलिए वो काफी 10 सीट भी जीते हैं। देखिए, शिवसेना शिंदे के खिलाफ नहीं जीत पाई, एक ही सीट जीती है, और बाकी 8 सीट वो दूसरे के खिलाफ जीती है, एनसीपी के या बीजेपी के खिलाफ जीती है, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरा ट्रांसफर उन्हें हो गया है। कांग्रेस का कमिटेड कुछ वोट होता है और मुस्लिम वोट तो उन्हीं को वोट देते हैं जो कि गैर भाजपाई है। ये एक कारण है। तो थोड़ा कांग्रेस दूर देखना चाहती है कि किस हिसाब से वो अपना रिसर्जेंस करे। दूसरी ये बात है, मोदी साहब, जैसा आपने कहा था कि उद्धव ठाकरे और उसके परिवार लोग कानून के गिरफ्त में धीरे धीरे आने की उम्मीद थी 2 केस पे। एक तो प्रॉपर्टी है उनका काफी, जिसपे सरकार की नजर है कि कैसे ये प्रॉपर्टी बनाई है शिवसेना के उद्धव साहब ठाकरे ने, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस है, वो सभी को मालूम है इसकी, और वो सुई घूमती है। यहाँ मुझे बताने की उस पर जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर से वो चाहते हैं कि भाई वो केंद्र के साथ रहे, केंद्र के साथ रहे, जिससे भाई उन्हें इस 2 मुद्दे पर उन्हें थोड़ा सुरक्षा मिल सके। यही एक मुख्य कारण मैं देख रहा हूँ। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।